दोस्त हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे। उसमें 3 पार्ट पढ़ना होता है, एक हृदय, दूसरा ब्लड और तीसरा रक्त वाहिनियाँ। तो हमने हृदय को पढ़ लिया था और उसके फैक्ट्स भी देख लिए थे। 2-4 फैक्ट्स बच गए थे जो उससे इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे ये रोगियों को हृदय की गति का नियंत्रण ये सब पढ़ लिए थे कि पेसमेकर करते हैं। रोगी के हृदय की अगर गति नियंत्रित हो गई है या कि अनियंत्रित हो गई है तो वो पेसमेकर द्वारा गति जो है नियंत्रित होती है। ठीक, हृदय के संकुचन को क्या बोलते हैं? सिस्टोल, और संकुचन और शिथिलन को डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल से ही ब्लड प्रेशर नापा जाता है। सिस्टोल कितना होता है? 120, डायस्टोल 80। रक्तचाप मापा जाता है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर जो होता है जिस यंत्र से मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। मानव हृदय के कक्षों की संख्या 4 होती है। मानव हृदय में कोष्ठ को फेफड़े से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त बाह्य अलिंद में प्राप्त होता है। मतलब कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, तो हृदय में किस अलिंद में आता है? दाएं में कि बाएं में? तो बाएं अलिंद में। मानव शरीर में पल्स की जांच की जाती है। पल्स की, मानव के हृदय में पल्स की जो जांच की जाती है तो वो दिल की फिक्सेशन की जांचने के लिए, दिल जो है सही काम कर रहा है कि नहीं, जो हमारा हार्ट है वो सही काम कर रहा है। मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन कितनी होती है? 60 से 100 बार प्रति मिनट होती है। एग्जैक्ट पूछेगा तो 72 बार। ठीक, 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है सिर, है ना हृदय। मानव शरीर के किस अंग में एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो ये हृदय में की जाती है। देखो दोस्त, ये जो फैक्ट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं और बहुत हर बुकों से ढूंढ करके लाया जाता है एक जगह। ये इतना आपको पढ़ने के लिए काफ़ी समय वक्त बर्बाद हो जाएगा दोस्त, तो इसकी कीमत समझो नोट्स की और इसको अच्छे से पढ़ो। अगर आप आ ही गए हो हमारे यहाँ, एक देख रहे हो वीडियो, तो ये समझ लो बहुत अच्छी जगह में पहुँच चुके हो। इसको समझना कि जो चीज़ें आसानी से मिल रही है, ये नहीं लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं या कि डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहे हैं तभी चीज़ें क्वालिटी होती है ना। तो ये चीज़ें आप क्वालिटी पढ़ रहे हो। तो ईसीजी शरीर की किस अंग से जांच की जाती है? तो ईसीजी किस में की जाती है? हृदय की जांच। हृदय की समस्या के निदान के लिए क्या होता है? ईसीजी। ये सारे फैक्ट्स आ चुके होते हैं यार। हृदय की समस्या के निदान करने में ईसीजी, मतलब देखो ईसीजी 3 तरह से पढ़ लिए। हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त बताता है इकोकार्डियोग्राम। हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच। कितने टाइम के लिए? 0.8 सेकंड के लिए। सामान्यतः नाड़ी धड़कन की स्पंदन दर क्या होती है? हृदय स्पंदन के बराबर। नाड़ी की दर और हृदय स्पंदन के बराबर होती है, इसलिए डॉक्टर जो है नाड़ी जांच करते हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। तो ये फैक्ट पढ़िए। अब हम ब्लड बहुत अच्छे से ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड कंप्लीट कर लेंगे, है ना। देखो ब्लड हम ऐसे पढ़ लेंगे यार कि हमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है ना। तो ब्लड जो होता है, ब्लड यानी रुधिर। रुधिर क्या होता है? दो पार्ट होते हैं रुधिर में। क्या? एक होता है प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। तो प्लाज्मा 55 से 60% क्या होता है? हमारा प्लाज्मा होता है ब्लड में, और बाकी 40 से 45% क्या होता है? रुधिराणु। अब वो रुधिराणु जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। उसके रुधिराणु के अंदर 3 टाइप होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पल्स, मतलब लाल रुधिर कणिका, और डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिका, और रुधिर प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। मतलब इनका एक और नाम होता है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और रुधिर प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, 3 नामों को याद रखना, ठीक। बाकी आरबीसी में कोई टाइप नहीं है, रुधिर प्लेटलेट्स का कोई टाइप नहीं है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का फिर से 2 टाइप होते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में 2 टाइप के कण पाए जाते हैं, एक कणिकामय और अकणिकामय। मतलब कणिका जिसमें जिन ब्लड के डब्ल्यूबीसी में कणिकाएं पाई जाती है तो वो कणिकामय होते हैं, और जिनमें कण के रूप में नहीं पाई जाती वो अकणिकामय होती है। तो कणिकामय 3 होते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अकणिकामय क्या होती है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो इस चीज़ों को एकदम अच्छे से क्लियर रखना दोस्त। बस ये चीज़ें हम अच्छे से जगह पढ़ लेंगे। इन जोनों में 1-2 फैक्ट्स होते हैं, उनको पढ़ लेंगे, फिर हमको भटकना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा देख लेते हैं ना। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा देखने से पहले रक्त के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि रक्त क्या होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। तो ध्यान रखना, रक्त पूछेगा तो ऊतक होता है। और रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? भ्रूण के मेसोडर्म से रक्त की उत्पत्ति होती है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। रुधिर का कार्य परिवहन एवं ताप नियंत्रण का होता है। और रक्त का जो तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो रक्त में 2 पार्ट होते हैं, एक तरल पार्ट और दूसरा अतरल। तो तरल वाला पार्ट जो होता है उसे
प्लाज्मा कहते हैं, और ठोस वाला भाग जो छोटी छोटी गाँव में होता है वो उसमें रुधिराण होते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है जितना हम जानेंगे। तो यह हल्के पीले रंग का होता है, चिपचिपा क्षारीय द्रव है, रुधिर का 55% भाग बनाता है, और इस प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% में प्रोटीन और कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब प्रोटीन क्या होता है? फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन एल्ब्यूमिन, इसको ध्यान रखना कि प्रोटीन ये 3 होती हैं, है ना। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या पाई जाती है? प्लाज्मा के रुधिर कणिकाएं प्लाज्मा में पाई जाती है, ठीक है। WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ठीक। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं एक एक चीज़, RBC, WBC और दोस्त RBC में हम जितना पढ़ लेंगे उससे ज़्यादा आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। एक एक चीज़ें बढ़िया इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। रुधिर कणिकाएं RBC, ये रुधिर कणिकाओं का सब 90% भाग होता है। मतलब ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है रुधिर कणिकाओं में सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो RBC। इन्हें और क्या नाम जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट्स। एक एक लाइन, एक एक फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। पुरुषों में इनकी संख्या 54 लाख है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल कशेरुकी में पाई जाती है। इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। अपवाद है 2, ऊँट तथा लामा। ऊँट तथा लामा के RBC में, लामा भी एक जानवर होता है, तो ऊँट तथा लामा के जानवर में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। बाकी RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, WBC में पाया जाएगा, ध्यान रखना। RBC का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों, बड़ी बड़ी हड्डियों के नीचे लाल अस्थि मज्जा होती है, वहाँ पर RBC का निर्माण होता है। और जब भ्रूण में होता है बच्चा तो उस समय प्लीहा और यकृत में होता है, ठीक। अब इनकी मृत्यु यकृत तथा प्लीहा में होती है। RBC की जो मृत्यु होती है यकृत तथा प्लीहा में होती है, इसीलिए प्लीहा को क्या कहते हैं? RBC का कब्रिस्तान। तो ये भी एक फैक्ट बन गया, RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को। RBC में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। RBC में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण का रंग लाल होता है, पहली चीज। दूसरा, हीमोग्लोबिन में 2 चीजें होती हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम जो होती है, ग्लोबिन जो होती है प्रोटीन होती है, और तथा रंजक 4% हीम होता है। तो हीम और ग्लोबिन, हीम क्या होता है? हीम किससे बना होता है? आयरन से बना होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, और ये प्रोटीन पाया जाता है, उसके कारण रक्त लाल होता है, बस। और एक हीमोग्लोबिन का कार्य इंपॉर्टेंट याद रखना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है अस्थायी यौगिक, जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं से फेफड़ों तक लाने और ले जाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन के अधिकतम बंधुता, देखो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना ब्लड के साथ। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए हीमोग्लोबिन को, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, इतना। और कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो अस्थायी यौगिक ना बनाकर के स्थायी यौगिक बनाता है। देखो ये अस्थायी यौगिक बनाता है, मतलब जरूरत पड़ने पर फिर टूट जाएगा। लेकिन ये एक बार हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ा तो इसके बाद कभी नहीं टूटेगा, इसीलिए इसका हमने श्वसन तंत्र में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। RBC की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, और RBC की अधिकता हो जाए ब्लड में पॉलीसाइथेमिया नामक बीमारी हो जाती है। दोस्त जितना आपने RBC पढ़ लिया, अब उसके ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उसी को बार बार रिवीजन कर लो, फिर बताना दोस्त उसके बाहर कुछ पूछे जाए, ठीक है ना। ये इतनी आसानी से नोट्स नहीं तैयार हुई है, काफ़ी वर्षों मेहनत करने के बाद, मैंने पढ़ाई करने के बाद ये सारी चीज़ें एकत्रित कर पाया हूँ, ठीक है। तो WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसका रंग सफ़ेद होता है, क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, उनका आकार निश्चित होता तो इनका आकार निश्चित नहीं होता। अनियमित आकार की होती है, मतलब अमीबी आकार की होती है, तथा इसमें केंद्रक पाया जाता है, ध्यान रखना, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता RBC में। इनका जीवन काल 10 से 13 दिन का होता है, और इनकी संख्या 1 घन मिलीमीटर में 5000 से 9000 के बीच होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है जो ल्यूकोसाइट्स या WBC से, शरीर का अंगरक्षक यानी प्रतिरक्षा तंत्र ऑफ बॉडी, हमारे शरीर को संक्रमण से रक्षा करती हैं, प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। सैनिकों से तुलना की गई है WBC के। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होता है, WBC को प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, शरीर का अंग रक्षक करते हैं। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता WBC के कारण होती है। अगर WBC की संख्या कम हो गई तो आप बीमार हो जाओगे। और WBC का निर्माण कहाँ होता है? WBC का निर्माण वो RBC का विनाश प्लीहा में होता है। देखो RBC का विनाश कहाँ होता था? प्लीहा में, लेकिन WBC का निर्माण होता है प्लीहा में, ठीक।
अब 2 चीज़ें पढ़ा था हमने ना, इसका प्रकार पढ़े थे कि डब्ल्यूबीसी में कुछ टाइप्स होते हैं, कणिकामय, कणिका युक्त। तो 3 तरह की होती है, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी बेसोसिल है और सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला न्यूट्रोफिल्स है। और कणिका विहीन में ध्यान रखना, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट 2 होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी रक्त कणिका कौन सी होती है? मोनोसाइट। और आकार में सबसे छोटी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। बस इतना ध्यान रखना दोस्त, इसके बाहर कुछ नहीं भटकने की जरूरत पड़ेगी। और ये चीज़ें एकदम रट लेना, अब ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनको जब पढ़ लोगे तो बार बार एग्जाम में आएगा, कहीं भी आएगा तो आपको ध्यान रहेगा, हाँ ये डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं। अब आप पढ़ रुधिर प्लेटलेट्स, हम लोग पढ़े थे ना 3 टाइप की कणिकाएं होती थी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और रुधिर प्लेटलेट। तो हम प्लेटलेट्स पढ़ते हैं। तो प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट देखो दोस्त हैं, ये सबसे छोटी रुधिर कणिका है, सबसे छोटी रुधिर कणिका। और डब्ल्यूबीसी में हमने पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी में सबसे छोटी, और ये पूरे में सबसे छोटी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स में सबसे छोटी होती है। ये केवल स्तनधारी में पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना। बस सबसे इम्पोर्टेंट, रक्त प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का थप्पा जमाना। और रक्त का थप्पा जमाने के लिए जिम्मेदार कौन है? इनके द्वारा क्या निकलता है? प्रोथ्राम्बिन। तो प्रोथ्राम्बिन के द्वारा जो है रक्त का थक्का जमता है। इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। इनका जीवन काल 7 दिन का होता है। बस इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस इतनी चीज़ें हम पढ़ाने के, आप जब देखोगे बुक में यार तो तब लगेगा यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहे हैं। रुधिर में शरीर के अंदर ना जमे, रुधिर जो है रुधिर जो ब्लड होता है तो धमनी और सिराओं में ही जम जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके प्रतिस्कंदन एक पाया जाता है एजेंट, जिसे हिपेरिन कहते हैं। तो हिपेरिन जो है रक्त का थक्का ना जमे, इसलिए हिपेरिन नामक एक पाया जाता है तत्व। अब देखो हिपेरिन, ध्यान रखना हिपेरिन। अब प्रोथ्राम्बिन ध्यान रखना इसमें, और रक्त प्लेटलेट्स का कार्य रक्त का थक्का, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था दोस्त? दोनों वो कणिकाएं पढ़ ली। अब उसके बाद हमने 3 चीज़ें पढ़ा था ना, हृदय, ब्लड और रुधिर वाहिनियाँ या रक्त नलिकाएं। तो अब रक्त नलिकाएं चढ़ लेते हैं। इतना रक्त नलिकाएं अच्छे से पढ़ा देंगे कि फिर इसके बाद आप कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। रक्त नलिकाएं क्या होती है? जिससे ब्लड बहता है। तो ब्लड बहता है तो 3 तरह की होती है, एक धमनी, दूसरी सीरा और एक कोशिकाएं। तो धमनी क्या होती है? धमनी आर्टरीज जो हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करती है। जब रुधिर फेफड़ों से शुद्ध होकर के हृदय के पास जाता है तो हृदय जो है, जिनके द्वारा हृदय सभी अंगों तक ब्लड पहुंचता है, वो धमनियाँ होती हैं। ये अपेक्षाकृत मोटी होती है और सामान्यतः शुद्ध रुधिर बहता है, यानी ऑक्सीजन युक्त, क्योंकि ब्लड जो है फेफड़ों से जब ब्लड शुद्ध हुआ तो हृदय के पास गया और फिर जो है धमनी के द्वारा शुद्ध रुधिर, इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त, यानी शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, ठीक। लेकिन ध्यान रखना, शुद्ध धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक पाल्मोनरी धमनी, एकमात्र धमनी ऐसी होती है पाल्मोनरी धमनी, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे ही पाल्मोनरी सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पाल्मोनरी सीरा होता है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि ये हृदय के पास पाई जाती है दोनों, इसलिए। अब सिराएं क्या होती है? जो वाहिनियां जो है शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्रित करके हृदय तक पहुंचाती हैं, और इनमें कपाट भी पाए जाते हैं। और अच्छे से भी पढ़ते हैं कपाट क्या होता है। कपाट होता है कि मतलब जब सिराएं से रक्त जाता है तो वापस लौट के ना आए, इसलिए कपाट पाए जाते हैं। इनमें सामान्यतः अशुद्ध रक्त बहता है, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रहता है, और सिराओं की दीवारें पतली होती है। और रुधिर कोशिकाएं क्या होती है? ब्लड कैपिलरी धमनी सिरों के पर पतली पतली शाखाओं में बट जाती है, जो फेफड़ों के अंदर O2 का दान प्रदान करती है, रुधिर कोशिकाएं कहलाती है। किसी भी रुधिर वाहिनियों में रक्त का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, ध्यान रखना। अगर उसमें ब्लड का प्रवाह हृदय की ओर जा रहा हो तो उसमें हृदय की ओर ही जाएगा, वापस लौट के नहीं आएगा। अब हम थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं, इन दोनों में अंतर, जो अंतर होता है, अंतर पढ़ लेंगे तो हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे क्वेश्चन भी पूछ लेता है ना, तो धमनी और सिरा में अंतर क्या है? धमनी और सिरा, तो धमनी की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है, सिरा की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। गुहिका सकरी होती है, धमनी की जो गुहिका होती है सकरी होती है, लेकिन इसकी चौड़ी होती है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये लगेगा कि इसमें उल्टा है। इसमें देखो ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती है और ये नीले दिखाई देती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते और सिराओं में कपाट पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब तो है आप जो है एक और पार्ट कंप्लीट कर चुके हो, इसमें एक और पार्ट बस बचेगा, रक्त
रक्त समूह जो होता है, ग्रुप जो ब्लड ग्रुप होता है वो बस पढ़ लेंगे तो हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और जो चीज़ हमने पढ़ लिया है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लिया है। अब इसके बाद आपको फिर भटकने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी 15 मिनट बताओ, एक चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। और आपका समय बहुत बच रहा है, आप पढ़ाई करो और फॉलो कर लो दोस्त, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कंटेंट आपको मिलने वाली है। और कहीं ऐसा ना हो कि आप छूट जाओ और कोई तैयारी करके आपसे आगे निकल जाए दोस्त। थैंक यू।